नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। प्रदेश में इस बार उपचुनाव प्रतिष्ठा का उपचुनाव बन गया है। इस बार खासतौर से मैनपुरी की बात करें, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई इस लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और उनके परिवार के लिए ये प्रतिष्ठा बन गई है ये सीट। वहीं अगर रामपुर की बात करते हैं तो आजम खां की इज्जत इस चुनाव में लगी हुई है और कहीं न कहीं मुजफ्फरनगर के खतौली में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कमल खिलाना चाहती है, तो वहीं गठबंधन की तरफ से आरएलडी के प्रत्याशी उन्हें चुनावी मैदान में टक्कर दे रहे हैं। चुनाव प्रचार लगातार गहमा-गहमी बढ़ गई है, आरोप प्रत्यारोप बढ़ गए हैं यहाँ पर। और क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे इन उपचुनाव में, कौन से मुद्दे उठ रहे हैं और क्या अभी कुछ बाकी है? बयानबाजी काफी तल्ख हो गई है। हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर पूरा जोर पकड़ ली है। भारतीय राजनीति की दो दमदार पार्टी सपा और भाजपा एक दूसरे पर वार और पलटवार करती जा रही हैं। कांग्रेस और बसपा उपचुनाव में भाग नहीं ले रही हैं। सपा और भाजपा का चुनाव में सीधा मुकाबला है। मैनपुरी पर अपनी पकड़ कसने के लिए समाजवादी पार्टी से पूर्व सीएम अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए वोट मांगने में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर आजम खां अपनी डगमगाती सियासत को संभालने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। सपा संस्थापक और सांसद मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली है। ऐसे में मैनपुरी की सीट पर पकड़ जमाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है। चुनाव में परिवार की साख बचाने के लिए अखिलेश ने अपने नाराज चाचा शिवपाल को भी मना लिया है। शिवपाल भी अब डिंपल के लिए वोट मांग रहे हैं। भाजपा से डिंपल के मुकाबले में रघुराज सिंह शाखे चुनौती दे रहे हैं, जिनके चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार किया है। भाइयों बहनों, मैं तो आपसे एक बात कहने के लिए आया हूँ। कबाल का बवाल इस समाजवादी पार्टी का कलंक है। ये सपा और उस समय की लोकदल पार्टी के संयुक्त गठबंधन सरकार की देन थी, जो एक क्रूर अत्याचार हिंदू नौजवानों पर और यहाँ के नागरिकों पर करने की साजिश का हिस्सा था। मैं रामपुर जा रहा हूँ, उनका दुख, उनका दर्द एकदम ठीक है। उन्होंने ठीक कहा कि जब पुलिस और वहाँ के अधिकारी, कौन नहीं जानता कि अधिकारी वहाँ के चुनाव हराना चाहते हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो लगातार इसीलिए पोस्ट वहाँ पर हैं जिससे कि चुनाव में पूरा का पूरा घोटाला किया जाए, चुनाव को उनके हिसाब से मोड़ दिया जाए। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है आखिरकार? रामपुर की सीट आजम खान की प्रतिष्ठा की सीट है। आजम खान को अपने विवादित बयान के चलते कोर्ट से सजा मिलने के बाद रामपुर विधानसभा सीट गंवानी पड़ी, जहां से बीजेपी आज तक जीत हासिल नहीं कर पाई है। इस बार लोकसभा के उपचुनाव में जीत पाने के बाद भाजपा दुगने जोश से अपना प्रचार कर रही है। आजम खान का तनाव उनके चुनाव प्रचार में नजर आ रहा है। हमारे साथ हुआ है 4 सरकारों में, अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है या उससे गलती हुई है। मैं मुस्लिम हूं, विश्रांति हुई है। मैंने दिल का सौदा किया, जो भी प्यार से मिला हम उसी के लिए। मुजफ्फरनगर की खतौली में भाजपा की प्रतिष्ठा लगी हुई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने खतौली पहुंचे। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। उपचुनाव इस बार प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। दोनों पार्टियों के लिए भाजपा और सपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इस उपचुनाव में जीतने के लिए मतदान से पहले मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम दावे और वादे कर रहे हैं। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 5 दिसंबर को मतदाता करेंगे, जिसका परिणाम 8 दिसंबर को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो बिल्कुल
मैनपुरी में विरासत बचाना है तो रामपुर में खासतौर से आजम खां की साख लगी हुई है। हमारे साथ जो खास मेहमान इस चर्चा में मौजूद हैं उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी और चंचल कुमार जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। आप दोनों लोगों का हमारे साथ चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले चंचल जी आपके पास आएंगे और ये जानना चाहेंगे मैनपुरी की सीट कितनी महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए, जब तब की इससे पहले उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ में जो हुआ उसके बाद इस बार क्या चुनौती ज्यादा बढ़ गई है मैनपुर में आपके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मैनपुरी में कोई चुनौती नहीं, न तो आजमगढ़ में चुनौती थी। हुआ क्या था, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आए दिन लगातार बीजेपी द्वारा षड्यंत्र के तहत लोकतांत्रिक मूल्यों की लगातार हत्या हो रही है। आप देखिए, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका गला घोटा जा रहा है। आए दिन आरोप लगाए जाते हैं, आरोप लगते रहते हैं बराबर इनके ऊपर। और आप देखते हैं कि जिस तरीके से अभी कल की न्यूज है, शायद आपने चलाया भी होगा, कि मैनपुरी में पिछड़े समाज के लोगों को छुट्टी पे भेज दिया गया, उनको ड्यूटी से हटा दिया गया। ऐसा आजादी की बात ऐसा कब हुआ था कि लोग जाति देख करके, उनके मजहब को देख करके उनको चुनावी ड्यूटी में लगाया जाता था या फिर उनको छुट्टी पे भेजा जाता था? ये ऐसा कब आपने देखा था? सवाल आज के टाइम में है कि क्या संवैधानिक संस्थाएं, क्या लोकतांत्रिक भेजना किसी अगर जाति विशेष की आप बात कर रहे हैं, ये जाति विशेष का मतलब भारतीय राजनीति या लोकतंत्र में होता क्या है, ये भी आप बताएं। जाति विशेष की जहां तक बात, मैंने बताया कि इनको डर है कि अगर हम यादव, साक, मौर्य, कहार अगर इनको हम रखेंगे तो शायद हो सकता है क्या नाम है, ये लोग चुनाव में हमें जो क्या नाम जो घपले करेंगे, जो गड़बड़ी करेंगे, उसमें ये विरोध करेंगे, इसलिए उनको हटाना चाहते हैं। और आपने देखा होगा इसके पहले लखीमपुर का भी कांड आया था। और जहां तक मैं आपको बताऊं आजमगढ़ की बात है, आपको याद होगा जिस तरीके से बीजेपी शासन प्रशासन द्वारा प्रधानों को क्या नाम आपके जिला पंचायत सदस्यों को, बीडीसी को, सबको डराया धमकाया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा रामपुर के अंदर अभी आदरणीय आजम खां साहब ने स्पष्ट कहा था कि भाई अगर इस तरीके से चुनाव कराना है तो चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा कि आप ऐसे चुनाव करने की जरूरत क्या है, आप एक काम करो कि आप बीजेपी के प्रत्याशी को डिक्लेयर घोषित कर दो, डिक्लेयर कर दो। इससे पहले भी आजम खां ने अपने चुनाव में जब चुनाव वो जीते थे आरोप लगाया था वहां पे, उसके बाद एक बड़ी जीत उनकी हुई थी। इस तरफ राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप लगा ही करते हैं और आजम खां तो बयान देने के लिए जो उनकी एक पहचान है। चलिए हम आपके पास फिर से आएंगे, संजीव से इसका जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, आप कह रहे हैं कि एक विशेष लोगों को हटाया जा रहा है वहां से, मैनपुरी से उन लोगों की छुट्टी दी जा रही है कि ऐसे लोग ना रहें चुनाव के दौरान। देखिए विकास जी, बड़ा अजीब सिचुएशन है। जिस तरीके से मैंने तो अभी तक देखा कि जब चुनाव हारे आप, तो आपने कहा कि ईवीएम की वजह से हम हार गए। चलिए अच्छा हुआ, आज मुझे हंसी इसी बात पे आ रही थी क्योंकि आज कम से कम आपने अपना पैतरा बदला। आज आपने अपने आप जाति विशेष का नाम लिया कि मुस्लिम और यादवों को वहां से हटाया गया। पिछड़ों की गलत है ये, इस तरीके के आरोप मुझे लगता है सभ्य समाज में नहीं आने चाहिए। आप पहले से अगर हार मान रहे हैं तो उसको स्वीकार करिए और कहिए कि हाँ, मैनपुरी की लोकसभा में हम उतना विकास नहीं कर सकते क्योंकि डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से देश और प्रदेश में विकास कर रही है, उसमें जब मैनपुरी जुड़ जाएगा तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जो सपने हैं, जो उन्होंने सोचा था मैनपुरी के बारे में, वो लगातार आगे बढ़ेगा और उससे ज्यादा आगे बढ़ेगा। जहां तक सवाल रामपुर का है, तो रामपुर लोकसभा अभी आप चुनाव हारे हैं, उपचुनाव में आप उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात कर रहे हैं। अरे किस तरीके से मैं तो समझता हूं कि आजम साहब ने कहा था कि ये कलेक्टर तनखैया है, इससे जूते पे पालिश कराएंगे। मुझे लगता है कि रामपुर की जनता को इसका जवाब देने का समय आया है। आप लोकसभा में एक महिला लोकसभा अध्यक्षा के सामने कह रहे हैं मैं आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। ये अप्रत्याशित है। मुझे लगता है कि रामपुर मैनपुरी की जनता इन सब बातों का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है और लंबे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां से जीत के आ रहे हैं। जहां तक सवाल है आपका खतौली का, तो आपने तो अपना सीधा सीधा हिसाब किताब रखा है, या तो परिवारवाद या फिर गुंडा राज। आप खतौली में गुंडे को उतार करके ये सोच रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे। चलिए समय आने दीजिए, उसका भी संजय जी हम आएंगे आपके पास। खतौली और तीनों सीटें हैं उन पर बात करेंगे। चंचल जी, अगर आपको चुनौती नहीं लग रही थी तो शिवपाल के पास आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं और एक साथ आप प्रचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इस बार कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी,
जड़े वहीं से हैं, तो लगता है कि वोट बैंक कहीं उधर चला गया है। देखिए, सबसे पहले बात मैं कहना चाहता हूं कि तीनों सीटें समाजवादी पार्टी बड़े मार्जिन चुनाव जीतेगी, और आप इस भ्रम में मत रहिए। और मैं आपको जवाब देता हूं कि मैनपुरी जो है वहां की जनता ने मन बना लिया है, और वहां की हम लोग समाजवादी पार्टी का बेसिक एजेंडा जो है हमारा है विकास का है, डेवलपमेंट का है। जब डेवलपमेंट की बीजेपी के लोग बात करते हैं, डबल इंजन की बात करते हैं, तो इनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप छोड़ दो मैनपुरी की बात, छोड़ दो, आपने मैनपुरी में कुछ भी नहीं किया है। आप लखनऊ के अंदर बता दो अगर अपने 50 बेड का अस्पताल बनाया हो आपने। आज के टाइम इसी लखनऊ के अंदर लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो है प्राइवेट अस्पतालों में जाके इलाज करने के लिए मजबूर कर दिया आपने। और आपकी जो डिप्टी सीएम साहब हैं, आए दिन अस्पतालों में क्या करने के लिए जाते हैं, क्या चीज चेक करने के लिए जाते हैं? आप बता दो, एक कोई ऐसा अस्पताल बता दो जहां पे बड़े पैमाने पे दलाली और भ्रष्टाचार न चल रहा हो। और मैं आपसे पूछा, आपने कहा खतौली की बात आपने करी, आपने कहा परिवारवाद की बात कर रहे हैं। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं? आप याद करिए, आप जिस विक्रम सैनी के ऊपर, उनके ऊपर जो आरोप सिद्ध हुए, उनको जो है चुनाव उनकी सदस्यता चली गई, और वहां पे उनकी पत्नी को लड़ाया जा रहा है। क्या उस विधानसभा के अंदर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं था? और मैनपुरी के अंदर क्या आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं था? समाजवादी पार्टी के जो है एक कह सकते हैं कि एक्स कार्यकर्ता, उससे चुनौती ज्यादा मिल रही है आपको लग रहा है? कुछ भी, कोई चुनौती नहीं मिल रही है हमें। तो इतना आसान चुनाव शायद ही मैनपुरी में कभी हुआ होगा। जनता बैठी हुई है जवाब देने के लिए। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लोग केवल झूठी बातें करते हैं, इनके पास कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, इनको झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। आपसे चैलेंज करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से आदर्श ग्राम योजना का नाम लेते थे, आप एक भी आदर्श ग्राम का नाम बता दीजिए। हमारे बगल में मिश्रा जी बैठे हैं, एक भी आदर्श ग्राम का नाम बता दिए। इसी लखनऊ के अंदर राजनाथ सिंह ने लिया था नाम, एक भी ग्राम सभा का नाम जो आदर्श ग्राम, जो आपकी आदर्श ग्राम योजना बन पाई हो। या आपने कोई स्मार्ट शहर की बात, आपके सामने ही स्मार्ट शहर का बोर्ड लगा है, कार्य प्रगति पे है, ऐसा कोई रोड़ा बता दो जहां पे गड्ढे ना हो। चलिए संजीव जी से हम जवाब लेंगे इसका। संजीव जी, आपने सुना जी, विस्तार से बताया चंचल जी ने। अब ये कह रहे हैं कि मैनपुरी में इनके लिए कोई चुनौती नहीं है, एक सबसे साधारण चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपका ये दावा है कि इस बार मैनपुरी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। दरअसल में समाजवादी पार्टी के हमारे साथी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आपने मैनपुरी से अगर ठाकुर समाज के प्रत्याशी को लड़ाया है चुनाव, ठाकुर समाज के प्रत्याशी तो ये एक बड़ा अप्रत्याशित है। ठाकुर कौन है? वहां का मुसलमान, बात आने दीजिए फिर अपने समय में बोलिए। वहां का मुसलमान और वहां का यादव भी आपसे नाराज हो गया। आपको कोई अपने सिस्टम का नहीं मिला था, आपने जानबूझ करके इस तरीके का काम किया, उसका जवाब आपको मिलेगा। आप कह रहे हैं ये जो समाजवादी पार्टी थी इसने विकास किया था। 5 साल जो आपका काम बोलता था, 2017 में जनता ने उसका जवाब। अरे भाई ये क्या तरीका है? अब बताइए ना। थोड़ा संयम से काम करो। संयम से मैं काम ले रहा हूँ। संयम से काम करो, अपने समय में बोलो, बीच में नहीं बोलते। स्वास्थ्य विभाग में ब्रजेश पाठक जी एक अस्पताल में जा रहे हैं, आप भ्रष्टाचार और दलाली की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और दलाली 15 साल रहा इस उत्तर प्रदेश में, स्वास्थ्य विभाग में भी रहा। आज उसको खत्म करने का समय आ रहा है। पाठक जी जिस तरीके से दिन रात एक कर रहे हैं, किस तरीके से पहले जब लॉकडाउन लगा था, मैं आता हूं, अगर कोरोना की बात करें तो लॉकडाउन लगा तो इस पार्टी ने विरोध किया कि लॉकडाउन क्यों लग रहा है। उसके बाद कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है। उत्तर प्रदेश की जनता वो भी समय देख रही थी। उसके बाद जब लॉकडाउन खोला गया तो लॉकडाउन क्यों खुल रहा है? अरे आप लोगों के पास केवल विरोध करने के अलावा कोई सिस्टम भी है? आपने तो 2012 और 17 में जब आपने सरकार चलाई तो 17 में क्या ये सोच लिया था कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का 2022 में तो सरकार आपकी बनेगी? आप इस गलतफहमी में थे, वो गलतफहमी भी जनता ने दूर कर दी। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्थितियां साफ हैं। 8 मार्च में समय कितना रह गया? कल 1 तारीख हो जाएगी, 8 तारीख तक ये सोचो कि 8 के बाद क्या कहोगे। मैनपुरी में क्यों हारे, रामपुर में क्यों हार गए? वो चलिए हम आते हैं रामपुर पे। और रामपुर पे बिल्कुल चंचल जी से इसका जवाब लेंगे। चंचल जी, रामपुर में आजम खान जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, उनको न्यायालय के द्वारा जो उनके ऊपर सजा हुई है, उसके बाद वो अब वोट देने का भी उनका अधिकार छीन लिया गया। उसके बाद वो आजम खान वहां पर जो जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बदला लिया जाएगा। किस बदले की बात कर रहे हैं? अब देखिए विकास जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, एक माननीय सांसद, एक मतलब जो 10 बार से विधायक रहे हों, 2 बार सांसद रहे हों, उनके ऊपर
मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी जैसे घिनौने, जैसे छोटे, मतलब जिस तरीके से आप बताओ इस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगा करके बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत उनको जेल में डालने का काम किया। इतिहास गवाह है। आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल पूछेंगी, जवाब नहीं दे पाओगे आप, आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा कि किस तरीके से एक जो है एक संसद को आदरणीय आजम खान साहब गलती क्या है? उन्होंने गलती ये करी कि एक यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी ऐसी बनाई जहां पे गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा समाज का बच्चा पढ़ सकता है। जनरल में जो गरीब लोग उनके बच्चे पढ़ सकते हैं। इनकी तो मंशा यही है, ये केवल विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। आप अगर इनसे पूछा जाए, अभी मैं एक दिन पेपर देख रहा था, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने बोला कि मैं भारत देश को विश्व गुरु बनाऊंगा। अरे कैसे बनाओगे? आप शिक्षा का बजट लगातार कम कर रहे हैं। आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में, अगर अभी मैं बात कर लूं, अभी कई सारे स्कूलों में प्राइमरी स्कूल सिलेबस नहीं पहुंचे। दर्द लग रहा है, जैसा कि वो अपने आजम खान साहब का उन्होंने अपनी बात कही, वो उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, पत्ता नहीं हिलता था, ऐसा था। सवाल यह है कि आज के टाइम में जो कानून के नाम पे जो देश का, प्रदेश का मजाक बनाया जा रहा है, विकास जी, ये बहुत चिंता का विषय है। देखिए, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकारें भी जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए, देश सर्वोपरि है। आप आने वाले समय में क्या जवाब देंगे कि मतलब हमने किसी को जो है केवल परेशान करने के लिए और केवल इस विरोधी की मानसिकता होने की वजह से, क्योंकि वो सशक्त आदमी है, वो सशक्त इंसान है, आपका विरोध कर सकता है। जिन लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की, बीजेपी अपनी जो दमनकारी नीतियों की वजह से उनको, दमनकारी अपनी रणनीति के तहत उनको जेल में डालने का काम किया। पूरे देश में उठा के देख लीजिए, अगर जो भी इंसान, जो भी नेता इनकी पार्टी में चला जाता है, ये कौन से वॉशिंग मशीन का कौन सा पाउडर यूज करती है, जो धुल जाता है। देश में अनेकों उदाहरण है। मैं उन बातों पे नहीं आऊंगा, समय कम है। लेकिन आपसे सवाल मैंने जो किया था आपसे, मैंने आपसे पूछा कि एक भी आदर्श ग्राम का नाम बता दीजिए जो हमारे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से घोषणा किए थे। क्या जयपुर का नाम आप जानते हैं? वहां पे क्या विकास हो गया? क्या लखनऊ के अंदर हमारे आदरणीय पूर्व गृह मंत्री, वर्तमान रक्षा मंत्री का गांव का नाम बता पाएंगे? आप मैनपुरी में, हाँ, आपके साथ आजमगढ़ और रामपुर के सर, मैं एक मेडिकल क्षेत्र में, जनता उसका जवाब देगी। मैं मेडिकल क्षेत्र बता दूं, उनका जो सवाल था, इसी मेडिकल के क्षेत्र में 6 साल आपको हो गए हैं, आप कह रहे हैं बेड बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए, जद्दोजहद में लगे हुए। इसी समाजवादी हमारी 5 साल की पिछली सरकार ने, हम लोगों ने जो है आपका लोहिया का एक्सटेंशन किया, आंकोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया, हम लोगों ने 200 बेड का मास्टर अस्पताल बनाया, हम लोगों ने एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, हम लोगों ने केजीएमसी के अंदर शताब्दी बिल्डिंग बनाई, हम लोगों ने जो 100 बेड का अस्पताल था लोक बंधु राजनारायण के नाम से, उसको 300 बेड बनाया, हम लोगों ने रामसागर मिश्रा के नाम से 100 बेड का अस्पताल बनाया बक्सी तालाब विधानसभा के अंदर, हम लोगों ने जो है रानी लक्ष्मीबाई का उच्चीकरण किया, हम लोगों ने मेडिकल के क्षेत्र में, मैं चैलेंज करता हूं, नहीं, मैं चैलेंज करता हूं, मिश्रा जी बताएं कि 50 बेड का अगर कहीं लखनऊ में अस्पताल बनाया हुआ, आप तो सवाल है, आपके द्वारा जो काम किए गए हैं, इस बार आप उन मुद्दों को नहीं लेके जाएंगे, लेकिन रामपुर में जो स्थितियां दिख रही हैं, जो आजम खान जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो अलग ही बात करती है। वो किन मुद्दों की बात कर रहे हैं, संजीव? अरे देखिए, आजम साहब ने कहा था, एक बार नेताजी का जन्मदिन था और रामपुर में मनाया जा रहा था, तो मुझे याद है कि जब हमारे बहुत सम्मानित पत्रकारों ने उनसे पूछा ये पैसा कहाँ से लगा है, तो उन्होंने कहा साहब दाऊद का लगा है। तो ये बड़ी अप्रत्याशित सिचुएशन है कि देश रहना चाहिए, प्रदेश रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देश भी रहने दे रही हो, प्रदेश भी रहने दे रही है, आप लोग रहने तो दो। जिस तरीके से आप लड़ाई करा रहे हो, मुस्लिम और हिंदू में फैक्टर करा रहे हो, बीच की खाई पैदा कर रहे हो, ये जनता जान रही है। आपने क्या किया था, कितने बेड बनवाए थे, कितनी चीज़ें बनवाई थी, 2017 में जनता ने जवाब दिया। उसके बाद भी आपने सपा से के बाद बसपा से गठबंधन किया। गठबंधन में 2019 में लोकसभा की आप 80 में 80 सीटें जीत रहे थे। क्या स्थिति हुई है सबको मालूम। उसके बाद 2022 में अभी मार्च में 10 मार्च को रिजल्ट आया, क्या स्थिति रही है सबको पता है। जनता बार बार आपको जवाब दे रही है। केवल कमरे में बैठ करके ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, जनता की नब्ज समझिए, और जब जनता की नब्ज नहीं समझेंगे तो यही स्थिति रहेगी। दूरदर्शन जैसे सम्मानित जगह पे आप इधर उधर भागने दौड़ने, गलियों में घुसने की चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। 8 मार्च के बाद क्या कहेंगे, इस पर थोड़ा आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। 8 मार्च को जब रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से जीत के आएगी, तब आपकी स्थितियां क्या होगी कि साहब हमने ये कहा था, वो कहा था, ये आजम साहब का गढ़ है। अभी लोकसभा का चुनाव, उपचुनाव हुआ, वो भी तो आजम साहब का ही गढ़ था। आजमगढ़ तो आपका गढ़ ही था, क्यों हार गए आप वहाँ से। दरअसल में आप आत्मचिंतन करने वाले लोग नहीं हैं।
आप केवल बड़ी बड़ी बातें चैनलों पे कहने वाले लोग हैं, और हमारे दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ लेवल पर अपना मजबूत संगठन और जनता को सब बताने के लिए तैयार है कि हमने क्या डेवलप। चंचल जी, मुलायम सिंह यादव के बाद अब ये चुनाव हो रहा है। मुलायम सिंह यादव जो का एक अपना औरा था, इस बार किस तरीके से देखते हैं? शिवपाल यादव एक बार आप फिर से हाथ मिला लिया है परिवार ने, एक साथ अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या वो कमी पूरी कर पाएंगे उसकी? और खासतौर से आज जब छोटे नेताजी की उपाधि शिवपाल जी ने खुद ही अखिलेश जी को दी है, लगता है ये हौसला बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। क्या पश्चिम में एक बार फिर से कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं लगता है आपको? कानून व्यवस्था का सवाल जहां तक है, अभी मुख्यमंत्री जी की कल ही एक प्रोग्राम हुआ है आगरा में। मुख्यमंत्री आई थिंक कल या आज कोई प्रोग्राम आगरा में हुआ है। मुख्यमंत्री जी की सभा में भाजपा की नेत्री की गाड़ी चोरी हो जाती है, और ऐसा कोई जिला नहीं है विकास जी जहां पर आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं ना हो रही हो। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे गुंडागर्दी न चल रही हो, जहां पे भ्रष्टाचार चरम पर ना हो। एक एक डिपार्टमेंट की मैं आपको बताऊंगा। अभी देखा होगा आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आपने हाल देखा, ये उसके बारे में बोलने को तैयार नहीं होंगे। अभी आप जो उत्तर प्रदेश का हमारा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आजमगढ़ को जोड़ता है, इस एक्सप्रेस से चले जाइए, बीच में रोड बैठ गई थी। तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा स्मारक ये लोग खड़ा कर रहे हैं। आने वाले समय में जांच चिल्लाते हैं ना, आपके बीच परतें खुलेंगी, आपके बीच जांचें खुलेंगी। समाजवादी लोग डरने वाले लोग नहीं है, और इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि जो है जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गले आप जुल्म करते रहिए, लेकिन समाजवादी लोग आपका डट करके मुकाबला करेंगे। और मैं मैनपुरी की बता दूं आपको, वहां जनता तैयार बैठी हुई है कि हमको 5 तारीख को जो मौका मिलने जा रहा है, वो किस तरीके से आदरणीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने जा रही है। क्योंकि जो डेवलपमेंट किया उन्होंने, ये 6 साल हो गया। मैंने भी बताया कि लखनऊ के अंदर 50 बेड का नाम नहीं याद है, तो उन्होंने बताया 2022 हार गए, 2017 हार गए, 2000 हार गए। अरे आप भी हारे थे 2002 के बाद, 15 साल बाद सत्ता में आप आए हो। इस घमंड में आप ना रहो, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन जवाब तो बिल्कुल बताइए। आपके जो है कह रहे हैं, जवाब के बारे में आपको क्या कहना है? कि वो कह रहे हैं कि आपके द्वारा काम नहीं किए जा रहे हैं, आप एक माहौल बना के तैयार किए हुए हैं। इस बार अब ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इन चुनाव में। विकास जी, इनका डेवलपमेंट जनता ने देखा, उनको जवाब दिया। मैंने इसीलिए 2017, 19, 22 की सब बातें बताई। उपचुनाव भी लगातार हुए, उनकी भी बताई। एक बड़ी बात इन्होंने, बड़ी रोचक बात कही इन्होंने, कि मुख्यमंत्री जी की सभा और उसमें एक महिला नेत्री की गाड़ी चोरी हो गई। ये भैंस चोरी और ये गाड़ी चोरी ये इनको रटा हुआ है रामपुर से। चूंकि इस तरीके के काम बंद कर दे अगर समाजवादी पार्टी, तो मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी में कुछ समाज के लोग भी आ जाएंगे। इस तरीके की बातें जब आप कहते हो, और इस तरीके की पहले बातें और आगे की बातें, चोरी ओरी फोरी ये सब बातें बंद करिए। जनता के नब्ज को पकड़िए। जनता की कसौटी पे जो दल नहीं उतरते, उनका नाम समाजवादी पार्टी होता है। मुझे लगता है कि 8 तारीख के बाद ऐसी स्थितियां जरूर आएंगी। कसौटी पर उतरना ही पड़ता है, और चुनाव है, लोकतंत्र है हमारा, इसमें जनता के बीच में जाना पड़ता है, अपनी बातें कहनी पड़ती हैं, अपने मुद्दे बताने पड़ते हैं, उसी के नाम पे वोट मांगते हैं, उसी पे जनता जनार्दन वोट करती है जो हमें स्वीकार्य होता है, और सभी को उसका स्वीकारना चाहिए सभी को। आज इस प्रोग्राम में हमारे पास समय इतना ही था, आप लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और इसी उम्मीद के साथ कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो हम लोग फिर से बात करेंगे कि कौन बड़े मुद्दे इस चुनाव में, उपचुनाव में रहे, और किस तरीके से प्रतिष्ठा किसकी बची और किसकी प्रतिष्ठा गई। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। धन्यवाद।